हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारी एक बिल्कुल नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ये इसका 10th पार्ट है। ऑलरेडी हम 1 to 9 पार्ट इसमें कवर कर चुके हैं। वो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें हम लगभग 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। ये आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2026 में होने वाला है, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं और स्टेट पीसीएस में जो भी एग्जाम्स अभी होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीपीएससी 2026, अभी एचसीएस का फॉर्म आने वाला है, उससे लिंक 2025-26 का वो एग्जाम होगा। तो इसको अंत तक जरूर देखें क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें कवर करे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स द फिशिंग कैट अ सिग्निफिकेंट स्पीशीज फॉर वेटलैंड इकोसिस्टम। तो ये आप देख सकते हैं, ये फिशिंग कैट होती है। ये नाम से ही पता चल रहा है कि जो वेटलैंड में फिशेज होते हैं ये उसके ऊपर अपना प्रे करती है। और इट एक्ट्स एज एन इंडिकेटर स्पीशीज फॉर वेटलैंड हेल्थ। तो ये करेक्ट, इसका आंसर ये है। इंडिकेटर स्पीशीज का मतलब क्या है? अगर ये उस जगह पाई जा रही है, मान लो जो वेटलैंड इकोसिस्टम होता है जैसे मैनग्रोव्स हो गए, स्वैम्प्स हो गए, अगर उनमें ये पाई जा रही है, इसका मतलब उस एरिया की जो हेल्थ है, उसका जो इकोसिस्टम है वो ठीक चल रहा है, वहां बैलेंस बना हुआ है। अगर ये नहीं पाई जा रही तो समझो उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, उसका जो बैलेंस है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, उसका जो इक्विलिब्रियम है वो अब नॉर्मल नहीं है। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो अभी वल्नरेबल है। एंड इट, इसकी जो प्रेजेंस है, मीनिंग इट्स प्रेजेंस रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम। इट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इन दीज हैबिटेट्स। और जो इसके प्रे होते हैं, फिश, फ्रॉग्स एंड स्मॉल मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 2, consider the following statement regarding the Parker Solar Proof. The Parker Solar Proof is a part of NASA's Living with a Star program. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। The proof was designed to explore the magnetic fields of Earth atmosphere. तो ये गलत है। जो इसका मेन एम था वो था, जो सन है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, और उस सन से निकलने वाली सोलर विंड्स को स्टडी करना। क्योंकि जो सोलर विंड्स हैं वो हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ वो रिएक्ट करती हैं और जो हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसमें हैम्पर कर देती हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। द डाटा गैदर्ड इज क्रूशियल फॉर एडवांसिंग स्पेस वेदर फोरकास्टिंग। तो ये जो अभी हमने एक्सप्लेन करा है उससे क्लियर हो जाता है कि स्पेस वेदर फोरकास्टिंग हमें पता चल जाएगा कि सोलर विंड्स कब आ रही हैं, किस लेवल की आ रही हैं, तो उससे हम पहले से उसे तैयार रह सकते हैं। तो केवल दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली टू। और जो पार्कर सोलर प्रूव है उसको 2018 में लॉन्च करा गया था। इट इज एम टू स्टडी द सन्स कोरोना एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट एक्सप्लोर द ओरिजिन्स ऑफ सोलर विंड्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन द सोलर सिस्टम। और इसकी जो इंसाइट्स हैं वो हमें हेल्प करेंगी टू स्टडी सन्स कोरोना एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलर विंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? व्हाट इज इट नॉन फॉर? तमिलनाडु, फेमस फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये गलत है। केरला, होम टू एक्सटेंसिव फ्रेश वाटर लेक। उड़ीसा, क्रिटिकल हैबिटेट फॉर ऑलिव लिटिल टर्टल्स। तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया का आफ्टर सुंदरबंस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफी टाइम न्यूज में रहता है। और इट इज लोकेटेड इन द गोदावरी एस्चुरी वेयर द कोरिंगा रिवर मीट्स द बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 4, consider the following statement. Incineration is a biological process in which waste materials are decomposed in a factory. So first of all, it is not a biological process, it is a chemical process. इसमें बेसिकली हम जो वेस्टेज होती है उसको उसको बहुत बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर पे टू कन्वर्ट इट इनटू ऐश, और इट कैन बी यूज टू जनरेट एनर्जी। तो ये ऑब्वियसली करेक्ट है, जब कोई भी चीज जलेगी और तो वो हीट देगी, उस हीट से हम जो टरबाइन है उसको मूव करा सकते हैं स्टीम के द्वारा। तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, तो आंसर इज बी।
The heat produced during incineration can be used to generate steam, which can drive turbines to produce electricity. Question number 5. Which one of the following groundwater pollutants is associated with the use of fertilizers in farming? तो इसको तो आप गेसिंग वर्क से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि फ्लोराइड नहीं करते हैं, यूरेनियम भी नहीं करते और लेड भी नहीं करते। ये तो बल्कि पॉइजनस होता है कैंसर के लिए भी। यूरेनियम भी काफ़ी आपको पता ही है, इसका तो बॉम्ब बनता है। फ्लोराइड भी हम नहीं यूज़ करते। हम जनरली जो एनपीके है वो फार्मिंग में हमारे मेजर मिनरल्स होते हैं। एन फॉर नाइट्रोजन, फी फॉर पोटेशियम, सॉरी फॉस्फोरस, के फॉर पोटेशियम। तो जो नाइट्रेट्स होते हैं जिसको हम यूरिया की फॉर्म में फील्ड में डालते हैं, अगर एक्स्ट्रा पड़ जाए तो वो लीच होके ग्राउंड वाटर में चला जाता है जमीन के नीचे, और फिर वो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन करता है। उसके लिए गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई थी नीम कोटेड यूरिया, जो बहुत स्लो रिलीज होता है। और अब उससे भी बेटर एक वर्जन आ गया है, दैट इज नैनो यूरिया। उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है और बहुत कम अमाउंट में यूज़ करना पड़ता है। तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की जो दिक्कत है वो इस चीज़ से सॉल्व हो सकती है। नाइट्रेट्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ fertilizers in farming. Synthetic nitrogenous fertilizers, manure, and agriculture runoff contribute significantly to nitrate contamination in groundwater. और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में आ गई, दैट्स एल्गल ब्लूम। मान लो एक नदी गुजर रही है, एक लेक है, और हमारी यहाँ फील्ड है, हम फार्मिंग कर रहे हैं। तो अगर नाइट्रेट्स हमने यहाँ डाल दिए, मान लो यूरिया डाल दिया, वो यहाँ चला जाता है और फिर यहाँ पे एक फिनोमेना देखता है एल्गल बूम, क्योंकि एकदम से एल्गी इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो उस एरिया की सारी, उस वाटर बॉडी की सारी ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं। तो इससे काफ़ी इशू आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनपीएस. A high gross NPA ratio indicates poor asset quality and increased credit risk. ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट आप खुद ही समझ सकते हैं कि किसी बैंक के पास मान लो 1000 रुपए और आपने उसमें 500 लोन में दिए थे और वो अब एनपीए बन गए, मतलब उनका रिटर्न ही नहीं आ रहा है। तो इंडिकेट्स पुअर एसेट क्वालिटी, मतलब आपके पास जो एसेट थे वो पुअर रह गए, 1000 से 500 ही रह गए। एंड इंक्रीज क्रेडिट रिस्क, मतलब वापसी नहीं आ रही ना, तो आप उसमें रिस्क बढ़ गया है। डाउटफुल एसेट्स आर लोन्स क्लासिफाइड एज एनपीएस फॉर लेस देन 12 मंथ्स। ये सब स्टैंडर्ड एसेट को 12 मंथ बोलते हैं, एनपीए 12 मंथ्स के बाद होता है। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है। The doubtful assets are those that remain in the substandard category for over 12 months. Loans classified as NPS for less than 12 months are termed substandard assets. ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यूपीएससी इसी में खेलता है। छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, जो हम इग्नोर कर देते हैं, इसी से रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7. Consider the following statement regarding a private member bill. It can be introduced by MPs from opposition parties only. ये आपको ध्यान रखना है, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं वो जनरली गलत होती हैं। तो जहां भी आपको दिखा जाए कि ओनली है या इस टाइप के जो आ रहे हैं कि ऑल, तो जरूर नहीं हमेशा गलत हो, लेकिन हाई चांसेस रहते हैं कि ये गलत होंगी। अगर आपको कभी भी तुक्का लगाना है तो आप इसी चीज पे जाइएगा। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय एमपीज फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टीज, तो ये गलत है। इसमें एमपीज फ्रॉम रूलिंग एज वेल एज अपोजिशन पार्टीज के भी जो एमपीज हैं वो दोनों हो सकते हैं। रूलिंग में कंडीशन होती है कि वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होने चाहिए, मतलब कोई उनके पास मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं होनी चाहिए, बस ये एक रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इफ रिजेक्टेड डज नॉट अफेक्ट द गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, तो ये तो लॉजिक से ही आप सही लगा सकते हैं इसको। डिस्कशन ऑफ सच बिल्स इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक डेज इन पार्लियामेंट, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जनरली फ्राइडे को डिस्कस होते हैं खाली। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, 1 मंथ पहले इसको नोटिस देना पड़ता है। और अभी तक हिस्ट्री में जो लास्ट बिल प्राइवेट बिल पास हुआ था 1970s में हुआ था। तो केवल 2 स्टेटमेंट इसके सही हैं, 2 ओनली। A legislative proposal introduced by MPs who are not part of the government are termed as private member bill. They can be introduced by both ruling and opposition party MPs. और अभी तक हिस्ट्री में केवल 14
प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो लॉ बने हैं. द लास्ट वॉज पास इन 1970 एंड दे आर रिजर्व फॉर डिस्कशन ऑन फ्राइडेज, लिमिटिंग इट्स टाइम एंड प्रायोरिटी. और इसको द मेंबर ड्राफ्ट द बिल गिव्स अ 1 month नोटिस बिफोर इंट्रोडक्शन. ये छोटी छोटी कीवर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखना है, भूलने नहीं है. ये इस बार भी न्यूज में है क्योंकि अभी एक बीजेपी की पार्टी से ही, जो रूलिंग पार्टी है, उसके एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए हैं जिसमें वो सेक्युलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना चाह रहे हैं. उन्होंने ये बोला है कि जो इंदिरा गांधी जी ने जो टर्म ऐड करी थी तीनों, वो एक मतलब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में ऐड करी थी, तो इन तीनों को हटा दिया जाए. तो इसलिए प्राइवेट मेंबर बिल से क्वेश्चन पूछे जाने की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ नासा's Kessler syndrome mitigation effort? तो ऑप्शन ए, टू डेवलप रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल फॉर स्पेस मिशन. ये गलत है. इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है, टू प्रिवेंट कैस्केडिंग कॉलिजन्स इन ऑर्बिटिंग बाय लिमिटिंग डेब्रिस जनरेशन. देखो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन सबका सबसे बड़ा फिर ये है कि अगर मान लो कोई सैटेलाइट दूसरी सैटेलाइट से टकराएगी तो वो उसका कम्युनिकेशन डिसरप्ट कर सकती है, और वो सारी जो भी कम्युनिकेशन अर्थ से होती है वो खराब हो जाएगी, मतलब सैटेलाइट. तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा कि ये एक इससे टकराएगी, एक इससे टकराएगी, एक इससे टकराएगी. क्योंकि बहुत सी ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं कि एक सैटेलाइट की लाइफ है, मान लो 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद वो खराब हो जाएगी. तो हम अब ऐसी सैटेलाइट्स भेजेंगे जिसका जो डेबरी है, मतलब जब वो यूज होना बंद हो जाए उसके बाद वो ऑटोमेटिकली या तो अर्थ पे हम उसको ले आए या फिर हम उसको वहां से हटा दें. तो उसके लिए मिशन है. तो नासा's Kessler syndrome mitigation focuses on preventing cascading collisions where debris collisions create more debris by promoting strategies to limit debris generation and improve space traffic management. क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें रिगार्डिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है उसमें से पता लगाना है कि कितने सही हैं. इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002. तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है. इसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लाया गया था. तो दो ऑप्शन हमारे अंदर बचते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ द GEAC. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग न्यू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम GMO बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इन इंडिया. तो ये गलत स्टेटमेंट है. ये खाली उनको परमिशन देती है, इसका काम रिसर्च का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है. ये खाली परमिशन देती है, रिसर्च नहीं करती. तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा. तो हमारा आंसर हमें मिल गया ऑप्शन डी. As per the new rules, the selected expert members of the committee are required to take steps to ensure that any conflict of interest do not affect GEAC. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि मान लो आपकी एक ऐसी कंपनी है जो सीड बना रही है दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, और आप इस कमेटी के मेंबर भी हो, तो उसको बोला जाएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो उस चीज के रिगार्डिंग ये लॉ लाया गया है. The GEAC was established under the rules for the manufacture, use, import, export, and storage of hazardous microorganisms, genetically engineered organisms for cells, 1989, which were notified under the Environment Protection Act 1986. और इसका काम रिसर्च करना बिल्कुल भी नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट ऑफ इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैव डेडिकेटेड मेमोरियल्स इन देयर ऑनर. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. द प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल एलोकेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 अलाउज बिल्डिंग मेमोरियल्स फॉर फॉर्मर PM ऑफ इंडिया. तो ये गलत है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इसमें एक स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है. जो VP सिंह थे, जिन्होंने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू करा था और OBC कोटा लाए थे, तो उनके लिए कोई डेडिकेटेड मेमोरियल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 11, with reference to the recently developed injectable hydrogel for localized cancer treatment, consider the following statement. It can be administered orally. तो ये स्टेटमेंट गलत है. बेसिकली ये टारगेटेड साइट पे लगाई जाती है. इसका मकसद ही ये था, मान लो किसी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर है, उसका यहाँ पे ट्यूमर है,
तो उसी साइट पे हम वहां पे एक हाइड्रोजेल डाल देंगे, हाइड्रोजेल जिसमें आपकी मेडिसिन होगी, वो धीरे धीरे जो यहाँ पे ट्यूमर है उसको डिस्ट्रॉय करती रहेंगी। तो इसको ओरली तो नहीं देना है, इसके देखते आप देखेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जैसे ही हाइड्रोजन जाएगा वो वहां पड़ा रहेगा और धीरे धीरे मेडिसिन रिलीज करता रहेगा, और जो ट्यूमर सेल है, जो कैंसर सेल है, उनको वहां पे डिस्ट्रॉय कर देगा। दे एनहेंस ड्रग डिलीवरी इन कैंसर ट्रीटमेंट बाय एक्सटेंडिंग ड्रग रिटेंशन टाइम एट द ट्यूमर साइट। तो आप ऑब्वियसली हम इसको डाल के छोड़ देंगे, तो इससे क्या बढ़ गया, रिटेंशन टाइम, बार बार ड्रग देने की जरूरत नहीं है। दे पोजेस ग्रेट बायोकम्पैटिबल प्रॉपर्टीज, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। कैंसर बेसिकली एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें हमारी बॉडी को ये पता नहीं चलता कि जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को कितना करना है। बेसिकली एक म्यूटेशन से होती है, जब हमारे जेनेटिक कोड में कोई म्यूटेशन आ जाए उसकी वजह से बेसिकली कैंसर होता है। Injectable hydrogels act as a reservoir for drugs, ensuring sustained and controlled release. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है। Which prolongs drug retention and minimizes systematic toxicity. Hydrogels are designed to be biocompatible, non-toxic and biodegradable, making them suitable for biomedical applications such as cancer therapy. Question number 12. Which of the following is correct regarding the Turios Carter treaties? जिम कार्टर बेसिकली ये यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो इट ग्रांटेड पनामा फुल सॉवरेनिटी ओवर द पनामा कैनाल एंड इंश्योर इट्स न्यूट्रलिटी। ये इन्होंने साइन करी थी ट्रीटी। अभी आपको पता है यूएस और मतलब जो ट्रंप थे, प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने ये बोला था कि जो पनामा कैनाल है उसको हमें टेक ओवर कर लेना चाहिए। पनामा कैनाल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। तो ये ह्यूमन मेड एक कैनाल बनाया गया था जो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, ताकि जो ट्रैफिक है होता है वो पूरा घूम के ना जाए नीचे साउथ अफ्रीका से, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। तो इसकी बहुत रेलेवेंस है ट्रेड में। तो अभी यू मतलब ट्रंप ने ये बोला था कुछ टाइम पहले कि हमें इसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो ट्रीटी वॉज साइंड इन 1977 और द ट्रीटी प्रोवाइड्स द फॉर द ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फॉर द पनामा कैनाल फ्रॉम द यूएसए टू पनामा। द प्रोसेस बिगिन इन 1979 एंड द पूरी तरह जो हैंडओवर हो गया था वो 31 दिसंबर 1999 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई भी जिसको बोलते हैं, प्राइमरीली मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, द लेवल ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट, द हेल्थ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, या ऑप्शन डी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ट्रेंड्स। तो आप परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसकी न्यूट्रल वैल्यू 50 होती है, 50 से ऊपर है इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, और अगर 50 से नीचे वैल्यू है तो मार्केट घट रहा है। A PMI reading above 50 indicates expansion and reading below 50 indicates contraction. क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बतानी है। द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। In the absence of the CGI, Chief Justice of the High Court, the Chief Minister of the concerned state administer the oath of office to a governor। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चीफ जस्टिस अगर हाई कोर्ट के प्रेजेंट नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज है उस हाई कोर्ट का, वो उस ओथ को एडमिनिस्टर करता है। द गवर्नर स्वेयर्स टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द स्टेट्स ऑटोनॉमी। इनका काम ऑटोनॉमी को नहीं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना है। तो केवल दो ऑप्शन इसमें एक ही है, ओनली वन इज करेक्ट। In the absence of the Chief Justice, the senior most judge of the High Court administer the oath. The governor swears to preserve, protect, and defend the Constitution and the law, and to serve and promote the well-being of the state, people of the state. Question number 15. Which of the following is the fundamental difference between a classical bit and a quantum bit? So bits can represent multiple states simultaneously, whereas qubits can represent only one state at a time. ऐसा नहीं है। बेसिकली बिट्स में हम क्या होता है, केवल मान लो ये ब्लॉक है, इसमें हम या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। बट अभी जो हमने क्वांटम, जो हमारी फिजिक्स आ गई है, क्वांटम बिट जो हम लाए हैं, उसमें हम 0 और 1 एक साथ हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा वैल्यू है। इसका डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए क्लासिकल बिट में हम खाली एक ही रख सकते थे, 0 या 1। इसमें हम दोनों रख सकते हैं, 0 और 1 एक साथ साइमल्टेनियसली। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इट कैन एग्जिस्ट इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 0 and 1 स्टेट। दिस गिव्स क्वांटम कंप्यूटर्स देयर potential for having exponentially greater computational power compared to classical computers. Question number 16. The Paris Agreement 2015 binds developed countries to mobilize finance for developing nations. तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बाइंडिंग डॉक्यूमेंट था। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग इज अ फंड डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन डेवलप्ड नेशंस। तो आप समझ सकते हैं कि डेवलप नेशन को पैसे की जरूरत क्या है यार, वो तो डेवलपिंग नेशंस को होती है। तो ये गलत हो गया, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इट सीक्स टू एड्रेस देयर नीड फॉर मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस बिल्डिंग, रिप्लेसिंग द 100 बिलियन टारगेट विद अ मोर एम्बिशियस गोल। और आर्टिकल 9 of the Paris Agreement explicitly state that developed countries are obliged to provide financial resources to assist developing countries। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इट प्रोवाइड्स कवरेज फॉर yield लॉस कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, ऑब्वियसली। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फार्मर मस्ट पे 10% फॉर द प्रीमियम फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो ये नहीं है, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो 1 and 3 करेक्ट हो जाता है इसको देखते ही। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज फॉर यील्ड एस्टिमेशन, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें जो हमारे रेट्स हैं, खरीफ क्रॉप के लिए 2% है, राबी के लिए 1.5 और कमर्शियल और हार्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% है, ना कि 10%। इसको लॉन्च करा गया था 2016 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये ध्यान रखना है कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंडर आती है और क्या रेट से। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश 6th जनरेशन फाइटर जेट्स फ्रॉम देयर प्रीडिसेसर्स। ये आपको पता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी 6th जनरेशन की काफी बात हो रही है फाइटर जेट्स की, हमारे पास खाली 5th, हमारे पास तो 5th भी नहीं है, हमारे पास 4th जनरेशन है, वो भी राफेल। तो इसमें जो नई हमारी कैपेबिलिटीज इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज एंड एआई इंटीग्रेशन, आपको ध्यान रखना है। स्टेल्थ जो आया था, स्टेल्थ मीन्स होता है रडार में वो डिटेक्ट नहीं होता। जो फाइटर जेट होता है उसके ऊपर एक कोटिंग करती जाती है, जितने भी सिग्नल भेजे जाते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसके वजह से वो डिटेक्ट नहीं होता और उसको बोलते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। और 6th में जो अभी जो बन रहे हैं, चाइना बना रहा है, सारी कंट्रीज बना रहे हैं, हम इसमें काफी पीछे रह गए। जो 5th जनरेशन के थे वो है FT-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग एंड Su-57, जो हमारे पास नहीं है, जिसको हम रशिया से भी खरीदने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रेट कंटामिनेशन मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉप कवर क्रॉपिंग रिड्यूस नाइट्रेट लीचिंग। ये बिल्कुल करेक्ट है। रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इफेक्टिव मेथड फॉर नाइट्रेट रिमूवल फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, ये आपको पता है हर घर में होता है। कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स इंक्रीज नाइट्रेट लेवल्स इन वाटर बॉडीज, ये गलत है, क्योंकि वेटलैंड्स क्या होते हैं, वो वेस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसमें उल्टा बोल रहा है कि इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 and 2 और ओनली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। विद रेफरेंस टू ह्यूमन मेटा न्यूमोनोवायरस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस बेसिकली वो हैं जो हमें एनिमल से कॉन्टैक्ट में हम आते हैं तो हमें मिल जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से आपका बढ़ता है। एंड एंटीबायोटिक्स आर द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर द वायरस, ये भी गलत है, बिकॉज वायरस के रिगार्डिंग एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होती हैं। इट इज अ कॉमन कॉज फॉर सीजनल रेस्पिरेटरी इलनेस, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट्स में करेक्ट है, बाकी सारे दोनों गलत हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछिए, हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू।